आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक जंग है, इस जंग को मिलकर जीतेंगे और हमारा साथ दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। कम इंडिपेंडेंट आवाज़ें रह गई हैं और इसमें आपके साथ की हमें ज़रूरत है। राय साहब, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि एक सरप्राइज़ दिया है अलीमा खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए भी सरप्राइज़ था। और जो इंस्ट्रक्शंस इमरान खान की जेल से कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले आई थी, उसके ऊपर किस तरह से अमल किया जा रहा है, उस स्ट्रीट मोबिलाइजेशन का इस सरप्राइज़ से क्या ताल्लुक़ है और इस्लामाबाद की तरफ आज मार्च हुआ और किस बिल्डिंग की तरफ जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेरे लगाने थे, ये बताएंगे अपने सुनने वालों को आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर 8 फरवरी की जो कॉल है राय साहब, तहरीक इंसाफ की कॉल नहीं है, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉल है। इसका मतलब क्या है? तहरीक इंसाफ सपोर्ट करेगी, तहरीक इंसाफ के लोग क्या कह रहे हैं इस हवाले से, ये भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर कुछ खबरें इंटरनेशनल भी हमारे पास हैं, वो भी आगे चलकर डिस्कस करते हैं। लेकिन राय साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी अलीमा खान की तरफ से हिकमत अमली और वो सरप्राइज़ जो आज उन्होंने पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को दिया। आपको पता है ना कि बहुत सारी प्रॉक्सीज भी तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं और किसी को शायद ये बात मालूम नहीं थी कि आज अलीमा खान ये भी कर सकती हैं। राय साहब, आप क्योंकि इस्लामाबाद से हैं, आप अडयाला रोड को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इस पर कितने नाके लगते हैं, आपने खुद फिज़िकली विज़िट भी किया हुआ है। और आमतौर पे जिस जगह पे ये धरना दिया जाता है वो जगह पेट्रोल स्टेशन के पास है और वहाँ पे रुकावटें खड़ी करके बहनों को, तहरीक इंसाफ के लोगों को, वर्कर्स को और कायदीन को रोक लिया जाता है। आज अलीमा खान वहाँ पर नहीं गई। उससे पहले ही जो नाका था वहाँ पर इन्होंने ना सिर्फ धरना दिया, कुरान खानी हुई, उसके बाद शाम होते हुए धरना देने की बजाय इन्होंने मार्च शुरू कर दिया इस्लामाबाद की तरफ। अब ये जो विजुअल चल रहे हैं इस वक्त हमारी स्क्रीन के ऊपर भी, जब लोगों को ये पता चला, जो वहाँ पे लोग खड़े थे, कि यार ये धरना और जो मार्च था वो तो अडयाला की तरफ होना था, जेल की तरफ, लेकिन इस तरफ आने के बजाय इन्होंने रुख कर लिया इस्लामाबाद की तरफ। तो लोगों की राय से फिर दौड़े लगी हैं और ऐसी दौड़े लगी हैं कि बहुत सारे लोगों की तो आज नौकरियां जो है ख़तरे में पड़ गई होंगी, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर सकती है। राय साहब, आज की जो हिकमत अमली है तहरीक इंसाफ, मैंने पिछले 2-3 दिनों से इस स्टोरी को मैं फॉलो भी कर रहा था और मेरी जो असेसमेंट ये थी कि ये सरप्राइज सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुखालफीन के लिए नहीं था, बल्कि तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए भी था कि अलीमा खान ये भी काम कर सकती हैं। और राय साहब, 3 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 कि अलीमा खान एक सरप्राइज फैक्टर थी, हैं, बाकी बहनें बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलात इन्होंने खड़ी की हैं। इसके साथ साथ सुहेल अफरीदी, वंडर बॉय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसने भी बहुत सारी मुश्किलात इकट्ठी इन लोगों के लिए खड़ी की। और फिर इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ का ये जो नौजवान है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, तो ये वो धड़े कहें, वो लोग कहें, वो एंटिटीज़ कहें, जहाँ से इमरान खान के बयानिए को आप ठेस पहुँचते हुए नहीं देख सकते, बल्कि आपको इसके ऊपर ये कैपिटलाइज करते हुए नजर आएंगे। तो आज वो हुआ और मैं पिछले कुछ दिनों से ये कह रहा था, जो मेरी असेसमेंट थी कि आपने धरने नहीं देने ना दें, आपने बाहर नहीं निकलना ना निकलें। ऐसा लगता ये है कि अडयाला से ही तहरीक का आगाज़ होगा, कराची से नहीं होगा, सिंध से नहीं होगा, लाहौर से नहीं होगा, बलोचिस्तान या KPK से नहीं होगा। जो असल तहरीक है वो अडयाला के बाहर से शुरू होगी और वो राय साहब अलीमा खान ने शुरू कर दी है। राय साहब, योर टेक ऑन दिस, आप कैसे देखते हैं अलीमा खान के इस इकदाम को? और अब तो मेरा ख्याल है कि ये शायद अडयाला रोड पर भी इनको जाने ना दें और वहाँ पे रास्ते जो हैं बंद कर दें, क्योंकि आबादी है। जब आबादी से थोड़ा सा आगे निकल कर, बल्कि हमें ये जो महल वकूअ है इसका समझाएं भी, क्योंकि जिस तरह ये बाजार में दाखिल होते हैं वहाँ तो नाके नहीं लगाए जा सकते, नाके जरूर लग सकते हैं, लेकिन पुलिस की भारी नफरी को तैनात इस तरह से नहीं किया जा सकता क्योंकि आसपास आबादियाँ हैं। लेकिन आज एक सरप्राइज दिया है अलीमा खान ने उन तमाम लोगों को। देखें हाशमी साहब, ये जो आपने 3 सवालात किए, इन
तीनों सवालात के जवाबात भी देते हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी, इमरान खान साहब से जुड़ी कुछ खबरें भी इसी वीलॉग में शेयर करते हैं। सबसे पहले तो ये जो आपने सवाल किया कि अलीमा खान साहिबा ने ये फ़ैसला क्यों किया कि इस मर्तबा धरने की जगह मार्च किया जाए, तो हाशमी साहब हमने अक्सर देखा है कि जब कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है, यानी मिसाल के तौर पर अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए कि जैसे अगर कोई T20 वर्ल्ड कप होना है या ICC चैम्पियनशिप होनी है, इसी तरह अगर कोई और बड़ा इवेंट होना है तो उससे पहले प्रैक्टिस मैचेस होते हैं। और वो प्रैक्टिस मैचेस इसलिए होते हैं कि ताकि आपकी टीम तैयार हो जाए। और अमूमन ये होता है कि उन प्रैक्टिस मैचेस में आप अपने तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको नहीं खिलाते या अपने तजर्बाकार खिलाड़ियों को नहीं खिलाते, कुछ ना तजर्बाकार खिलाड़ियों को भी खिलाते हैं, मौका देते हैं उनको कि वो भी ट्रेनिंग करें। अब एक तो ये जो एक फ़ाइनल कॉल जिसकी इमरान खान साहब ने हदायत दी थी वो 8 फरवरी वाली फ़ाइनल कॉल नहीं है। यानी बहुत से लोग इसको इस तरह से समझ रहे हैं कि वो फाइनल कॉल जो है वो कोई 8 फरवरी वाली है, जो स्ट्रीट मूवमेंट है ये कोई 8 फरवरी को ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, वो फाइनल कॉल एक धरने के मुतल्लिक है। हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि PTI के प्लान के मुतल्लिक एक इनसाइड स्टोरी शेयर करेंगे कि एक्चुअली इमरान खान साहब का पैगाम क्या था और इमरान खान साहब क्या चाहते हैं कि किस किस्म की एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट हो। तो ये जो अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जब एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा होता है तो आप ये कह लें कि उसके मुतल्लिक बहुत से आपको टीज़र्स बनाने पड़ते हैं, बहुत से ट्रेलर चलाने पड़ते हैं। अब अडयाला जेल पर तो इससे पहले भी अलीमा खान साहिबा और PTI के वर्कर्स धरना देते थे। वो आप ये कह लें कि पिछले 8, 10, 12 हफ्तों से एक मामूल बन गया था कि रात को शेलिंग होती थी या रात को वो पानी की तोप से इन पर ठंडा पानी बरसाते थे और क्रैकडाउन होता था। लेकिन इस मर्तबा अलीमा खान साहिबा ने एक आप कह लें कि टीज़र दिया है कि PTI का प्लान क्या है और उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, और एक नई खबर बनी है। क्योंकि जब इस तरह का बड़ा इवेंट आप प्लान कर रहे होते हैं तो आपको खबरों में रहना होता है। आप कोई ना कोई ऐसा प्लान करते हैं या उसको इस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं कि उसके ऊपर TV पर डिस्कशन हो, उसके ऊपर सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो, 800-900 जो वीलॉग्स होते हैं उनमें डिस्कशन हो और वो हेडलाइन बन जाए, वो सबसे बड़ा टॉपिक बन जाए। जैसे कि अलीमा खान साहिबा का ये जो मार्च है ये बना। अब जो अडयाला जेल के मुतल्लिक आपने कुछ मालूमात पूछी, तो अडयाला जेल में जब मियाँ नवाज शरीफ थे वहाँ पे, तो बतौर साफ़ी उस वक्त हम भी अडयाला जेल जाते रहे और इसी तरह ख़बर की तलाश में अक्सर अडयाला जेल हम जाते हैं। तो अडयाला जेल हाशमी साहब एक ऐसी जगह पे है, इसकी जो लोकेशन है ये एक ऐसी जगह पे है कि ये पंजाब से अगर आप आएँ तो ये GT रोड से भी एक्सेसिबल है। अगर आप KP से आएँ, अटक का जो पुल है इसको आप क्रॉस करें तो आप KP से आते हुए भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी पंजाब में दाखिल होते हुए। फिर इस्लामाबाद से जो आपकी मरी रोड है, यानी इस्लामाबाद से आप एक्सप्रेस वे से फैज़ाबाद तक आते हैं और फैज़ाबाद से फिर मरी रोड से आप जाते हुए अडयाला जेल तक पहुंच सकते हैं। तो ये भी इसके लिए एक एक्सेसिबल पॉइंट है। इसी तरह अगर वर्कर ने आज़ाद कश्मीर से आना है और मरी से आना है तो वो मरी एक्सप्रेस वे लेके इस्लामाबाद पहुंचते हैं और फिर इस्लामाबाद से वो अडयाला जेल तक पहुंच सकते हैं। और अडयाला जेल एक ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं और इनके जो हसास इमारतें हैं ये भी यहाँ से दूर नहीं है। जो आपका हेड क्वार्टर है फ़ौज का वो भी यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए इसको एक बड़ा हसास इलाका कहा जाता है। अब इसमें हाशमी साहब एक और तारीख़ी जो शायद हमारे व्यूअर्स के लिए दिलचस्पी का बायस हो, वो ये है कि जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी तो ये अडयाला जेल के पास ही, आप ये कह लें कि एक तरह से कहा जाता है कि अडयाला जेल के इहाते के अंदर ही, जहाँ पे इस वक्त एक पार्क बनाया गया है, वहाँ पे एक सिनेमा भी है, एक मैकडोनल्ड की जो ब्रांच है वो भी खोली गई है। तो भुट्टो साहब की वहाँ से यादगार ख़त्म करने के लिए आप ये कह लें कि जो उनका फांसी घाट था उसको एक इस तरह से अवामी मकाम में बदल दिया गया है। ये भी ज़्यादा पीपल्स पार्टी के लिए एक आप कह लें अगर वो सोचें या समझें तो एक बाइस शर्मिंदगी है कि भुट्टो साहब का जो फांसी घाट है वहाँ पे इस तरह के रेस्टोरेंट जो हैं या उसके अतराफ जो है वो इस तरह के रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। तो ये एक तारीख़ी इसका जो है ये पस मंज़र है।
अब जो इमरान खान साहब के डायरेक्टिव से जो इनसाइड स्टोरी थी वो ये नहीं थे कि आपने 8 फरवरी को सिर्फ पहिया जाम करना है, एक दिन का इवेंट हो और आपने पूरा मुल्क ब्लॉक कर देना है या फिर आपने केपी को ब्लॉक कर देना है। असल में 8 फरवरी ये उस बड़े एहतजाज की तैयारी है, उस बड़े एहतजाज की एक फाउंडेशन है जो कि एक धरने की सूरत में होना है, जिसके मुतल्लिक 2 आ रहा है। एक ये कि ये डी चौक पर होना चाहिए, एक राय ये है कि ये अडियाला जेल पर होना चाहिए। अब पीटीआई के अंदर एक जो आपका हार्ड कोर एलिमेंट है, जो हार्ड कोर क़यादत है, वो ये कहती है कि ये धरना जो है ये डी चौक के ऊपर होना चाहिए। और उसकी वजह वो ये कहते हैं कि डी चौक पर जब हम धरना देंगे तो हम ज़्यादा मजबूत पोजीशन में होंगे, क्योंकि डी चौक चूँकि रेड जोन में है, शारा दस्तूर पर है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से चंद सौ गज़ के फासले पर है। बल्कि डी चौक पूरा अगर आप देखें शारा दस्तूर, तो शारा दस्तूर की दूसरी सड़क आप पार करें तो सामने सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे ही वहाँ पे पाक सेक्रेटेरिएट, ऐवान सदर 100-150 गज़ के फासले पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो कि अलग है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस जो कि एक अलग जगह है। प्राइम मिनिस्टर हाउस जहाँ प्राइम मिनिस्टर की रिहाइशगाह है, और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट जहाँ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अमूर अंजाम दिए जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी और अहम बात कि गैर मुल्की सफारत खाने कायम हैं। तो उनका ये ख्याल है कि रेड जोन में ये एक बड़ी खबर बनेगी और इससे ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होगा। दूसरी जानिब पीटीआई के अंदर एक राय ये है कि पिछली दफ़ा हमने डी चौक पर धरना दिया था तो हम अडियाला जेल के ऊपर जाकर धरना दें, लेकिन उसमें जो बहस है वो ये है कि अडियाला जेल पर धरना अगर हमारा तवील हो गया तो आगे हमने क्या करना है। यदि अडियाला जेल पर हम क्या बैठे रहेंगे, जाहिर है कि वहाँ पे कोई और हसास इमारतें नहीं हैं और पीटीआई का कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो कोई जो फ़ौज की हसास इमारतें हैं उनकी जानिब मार्च करें या वहाँ जाके कोई एहतजाज करें। तो इसलिए ये डिसाइड होना है कि ये धरना और ये जो लॉन्ग मार्च आएगा ये डी चौक पर होगा या अडियाला जेल पर, लेकिन ये तय है कि इन दोनों में से एक मकाम पर होगा। ये 8 फरवरी ये फाइनल कॉल नहीं है, जिस तरह के बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि बस ये एक दिन का इवेंट होगा और उस तरह उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो अलीमा खान साहिबा ने अब एक इस क्रैकडाउन के माहौल में एक टीज़र भी दिया है कि असल में वो कहाँ जाना चाहते हैं। और हाशमी साहब, ये जो काफ़िले हैं, थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर दूं कि अगर ये डी चौक की जानिब गए, यानी अगर ये फैसला किया गया तो डी चौक की जानिब गए तो एक तो अटक पुल जो है ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा कला बना दिया जाएगा, यानी एक हिफाजती हिसार कि यहाँ से पीटीआई के लोग जो हैं ये अटक पुल क्रॉस ना कर सकें। ये लेकिन ये अटक पुल की जो एक रेड लाइन ड्रॉ की जाती है ये हर दफ़ा उड़ा के रख दी है पीटीआई के कारकुनों ने। ये एक मरतबा नहीं कई मरतबा हुआ है, लास्ट ईयर नवंबर में भी हुआ है। और फिर राना सनाउल्लाह ने जो एक लॉन्ग मार्च जिसमें इमरान खान साहब खुद शरीक थे, तो उस वक्त भी अटक पुल पर रोकने की बड़ी कोशिश की गई थी, लेकिन अटक पुल पर पीटीआई के कारकुनों को गोलियां मारने के बावजूद, बदतरीन तशद्दुद के बावजूद नहीं रोका जा सका था। फिर इस्लामाबाद का जो मरकजी रास्ता है फैज़ाबाद, हमारे व्यूअर्स को पता होगा कि ये तहरीक लब्बैक भी फैज़ाबाद के मकाम पर धरना देती रही है, क्योंकि फैज़ाबाद के मकाम पर धरना दिया जाए तो रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो मरकजी रास्ता है ये कट जाता है। इसलिए फैज़ाबाद जो है ये बड़ा सेंसिटिव है। ये 0 पॉइंट से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे पिंडी की तरफ जाते हुए ये मकाम आता है। तो ये फैज़ाबाद को भी बंद करेंगे। फिर जब ये बंद होता है तो फिर एक तरामड़ी चौक का रास्ता है जो कि फैज़ाबाद से 4-5 किलोमीटर आगे जाके डायरेक्ट रेड जोन की जानिब जाता है, उसको भी बंद किया जाता है। लेकिन इतने जैली रास्ते हैं, आईजीपी रोड का एक रास्ता है, इतने जैली रास्ते हैं कि पीटीआई के कमिटेड वर्कर जो हैं ये इन रास्तों से होते हुए पहुंच सकते हैं इस्लामाबाद। और फिर इसके अंदर हाशमी साहब एक दिलचस्प बात यह है कि जो पिछला धरना हुआ था उसमें हमने देखा कि जब ये रास्ते बंद हुए तो शकरपड़ियाँ का जो जंगल है, शकरपड़ियाँ का जंगल जहां अब एक नया परेड ग्राउंड बना है, अब से मुराद ये है कि पहले वाला परेड ग्राउंड जो डी चौक में था वो ख़त्म हो गया था। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आया कि अब जो एहतजाज वगैरह होगा ये इस परेड ग्राउंड में किया जाए, और अब ये जो परेड होती है ये शकरपड़ियाँ के परेड ग्राउंड में होती है। तो I-8 का जंगल जो कि वैसे काफ़ी हद तक साफ़ कर दिया गया है, जो आपकी एक जंगलात की कटाई का एक अमल शुरू हो गया है, तो इसी तरह शकरपड़ियाँ, तो लोग यहाँ से जंगलों के बीच से भी होके, हमने पिछले धरने में देखे हैं कि बड़ी तादाद में रेड जोन में पहुँचे हैं। तो जिस तरह
का क्रैकडाउन किया गया है अलीमा खान साहिबा के मार्च पर और इससे पहले धरने पर, तो उससे पता चलता है कि वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हमने इसी प्रोग्राम में ब्रेक की वो दुरुस्त हैं और इनको पता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे इमरान खान साहब की फाइनल कॉल पर कि उसको रोकना, उसको मैनेज करना नामुमकिन होगा। तो ये है वो घबराहट जिसकी वजह से ये हुकूमत जो है ये इस किस्म के ओछे हथकंडे और इस तरह के ऑपरेशन जो है ये इससे पहले ही कर रही है। और आप ये भी देखेंगे कि 8 फरवरी से पहले बहुत बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन होगा, लोगों के घरों पर छापे मारे जाएंगे। हमारी इत्तला ये है कि पीटीआई के कारकुनों की, एक्टिव कारकुनों की लिस्ट अलग है, इनएक्टिव कारकुनों की लिस्ट अलग है। जिन जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं कि उन्होंने लोग लेके आने हैं कारकुन, उनके घरों पर छापे मार के उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे पास 3-4 ऐसे भी पीटीआई के लोगों के नाम हैं जो कि 8 फरवरी से पहले खुद नुमाइशी गिरफ्तारी देंगे, जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, लेकिन उनकी कोई वक़्त नहीं है जब इतनी बड़ी तादाद में आवाम पीटीआई के साथ हों। तो ये सारे हथकंडे जो हैं ये आप देखेंगे पहले भी नाकाम हुए हैं, पहले भी लोग डी चौक पहुंच गए थे और अब भी नाकाम होंगे। राजा साहब, ख्वाहिश साहब 18वीं तरमीम के पीछे पड़ गए और आहिस्ता आहिस्ता जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसका जवाब दे रही है, लेकिन ख्वाहिश साहब कहते हैं कि 18वीं तरमीम एक ढकोसला साबित हुई, सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत को मुंतकिल कर दिए गए। कौमी असम्बली में खिताब करते उन्होंने कहा कि अफसोस का इजहार करते जो साने गुल प्लाजा जो हुआ है उसके ऊपर 18वीं तरमीम एक ढकोसला साबित हुआ, सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत को मुंतकिल हुए। इत्तफाक राय था कि लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात मुंतकिल किए जाएँ। हम चाहते थे कि गवादर से गिलगी तक एक तालीमी निसाब हो। कराची में होने वाले वाक़यात इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएँ तो ऐसा कभी ना हो। जब तक आवाम को इख्तियारात मुंतकिल नहीं करेंगे ये हाउस बेमायनी रहेगा। सितम ज़रीफ़ी देखें, जब भी डिक्टेटर्स आए उन्होंने बाख्तियार लोकल गवर्नमेंट मुतारिफ करवाई। अयूब खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ ने लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए। हम लोग लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं कराते। इलेक्शन शेड्यूल भी आए तो बहाने करते हैं। हमारे मुल्क और सिस्टम की बका के लिए लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करना होगा। राज साहब, 18वीं तरमीम की ये सारी एक पूरी कहानी है और पीपल्स पार्टी तो अपना एक पूरा एक रिस्पांस भी दे रही है। शैला रज़ा ने आज बड़ी सख्त बातें की हैं पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर। 18वीं तरमीम ऑब्वियसली जहाँ से ये मामलात उठाए जा रहे हैं इनके ताने बाने तो वहीं पे ख्वाजा आसिफ का बोलना मतलब ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बोल रही है और ये सब्जेक्ट खान साहब के दौर में भी उठाया गया। उसमें जो रैशनल ये पेश किया जाता है कि मरकज़ का कर्जा बढ़ता है, मरकज़ पैसे दे, मरकज़ सूबों को पैसे जब डिस्ट्रीब्यूट कर देता है लेकिन कर्जा आपकी मरकज़ी हुकूमत के ऊपर होता है, तो सूबों का जो हिस्सा है या तो उसको कम किया जाए, इख्तियार को कम किया जाए और हर चीज़ मरकज़ के साथ जोड़कर उसको मजबूत किया जाए। आप इसे बाय करते हैं ना साहब, ये ठीक बात है या इसके अंदर भी सियासत है? क्योंकि पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि उनका हिस्सा जो है वो कम हो, 18वीं तरमीम जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और फिर सारा जो मामलात हैं वो आपके वफाक की तरफ चल जाएं। मुझे ऐसा लगता है ये कि जो पैसे हैं वो पंजाब को भी फिर मिलेंगे अगर ये 18वीं तरमीम ख़त्म हो गई या फिर इस तरह से कोई मामलात होते हैं, क्योंकि इन्होंने जहाँ पे मरकज़ की जहाँ भी जिस सूबे में हुकूमत होगी उसको सिर्फ फंड्स दिए जाएंगे। NFC अवार्ड के मुताबिक जो हिस्सा KPK का बनता है या फिर सेटलमेंट वाला मामला, राय साहब आपको मालूम होगा कि वो भी नहीं दिया गया जो सोहेल अफरीदी अक्सर जिसका जिक्र करते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? क्या ऐसा एक इस चीज़ की कंफर्मेशन कैसे होगी या कैसे इसे इंश्योर किया जाए कि तमाम सूबों को यकसा जो पैसे हैं वो दिए जाएंगे, एक तरह का फंड जो जारी किया जाएगा? हाशमी साहब, तो ख्वाजा आसिफ दी मुतल्लिक एक अंदरूनी कहानी सुनानी ज़रूरी है कि ख्वाजा आसिफ ये बयान क्यों दे रहे हैं। वो पैसों के मुतल्लिक तो हमने पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से बात की थी, बड़े आदादो शुमार पेश किए थे। तो अब तो असल बात यह है कि इसके अंदर GHQ से जुड़ी क्या खबर छुपी है। एक तो ये ख्वाजा आसिफ नहीं है, वो कहते हैं ना कि मैं नहीं, मेरे अंदर मेरा यार बोलदा जी, मैं नहीं बोल दी, मेरे अंदर मेरा यार बोलदा। तो ये ख्वाजा आसिफ नहीं बोल रहे, ये GHQ बोल रहा है, ये एस्टैब्लिशमेंट बोल रही है। ये 18वीं तरमीम को ख़त्म करना और NFC का शेयर जो है इसको कम करना और इसकी अकाउंटेबिलिटी को यकीनी बनाना, ये रिसेंटली ये एक इनिशिएटिव है, या आप कह लें कि ये ख्वाहिश है GHQ की
ख्वाहिश भी नहीं है जिसके ऊपर उन्होंने अमल दरामद करना ही करना है, और ये वो कन्वे कर चुके हैं। और इससे पहले की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, यानी जनाब बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट, और उससे पहले भी ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का ये कंसर्न रहा है कि 18वीं तरमीम के ऊपर, क्योंकि वो चीज़ समझते हैं कि 18वीं तरमीम में वफाक जो टैक्स इकट्ठा करता है उसका एक सर्टन हिस्सा जो कि सूबों के पास जाता है, तो सूबे उनको उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते। अब आ जाएँ बहरहाल जल्दी से GHQ के और ख्वाजा आसिफ की कहानी पे। एक तो ये हाशमी साहब, ये वही ख्वाजा आसिफ हैं वज़ीर दिफा, जिनके मुतल्लिक अभी हाल ही में एक पैगाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या ताकतवर हल्कों की जानिब से शहबाज शरीफ को भेजा गया था कि इनकी ज़ुबान बंदी कराएं, ये बड़े गैर जिम्मेदाराना किस्म के बयानात देते हैं, ये गैर जिम्मेदाराना किस्म के ट्वीट्स करते हैं, और इनको इनके ओहदे से हटाएं और इनको किसी गैर अहम से ओहदे पे भेज दें जहां इनके बयानात की अहमियत ना हो या मीडिया उनको कवर ना करे। और कहा यह गया कि ये फेक न्यूज़ के ऊपर भी रीट्वीट्स कर देते हैं या ट्वीट कर देते हैं, लेकिन असल मसला ये था कि ये जब जनाब बाजवा के ख़िलाफ़ मुसलसल बात कर रहे थे तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने ये पैगाम पहुंचाया कि जनाब बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ हैं उनके ख़िलाफ़ आप इस तरह से बातें ना करें। जैसा कि जनाब बाजवा ने कहा कि वो एक और एक्सटेंशन लेना चाहते थे, मार्शल की धमकियाँ दे रहे थे, तो इससे फिर एक बयानिया बनता है कि सिर्फ जनाब फैज़ का एहतसाब क्यों, जनाब बाजवा अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, एक हुकूमत को मार्शल की धमकियाँ दे रहे थे, तो उनका एहतसाब क्यों नहीं। और दूसरा ये कि अगर एक किसी भी आर्मी चीफ के एहतसाब की बात होगी तो ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। तो उस वक्त फिर ये ख्वाजा आसिफ के मुतल्लिक ये पैगाम भेजा गया था। ये फिर मियाँ नवाज शरीफ ने रिक्वेस्ट वगैरह की कि होता ना कि छोड़ो जी मिट्टी पाओ असी समझा लवांगे, तो उसके बाद से फिर ख्वाजा आसिफ ने जनाब बाजवा के मुतल्लिक बयान नहीं दिया, और इस तरह के कोई जिनको इस्टेब्लिशमेंट गैर जिम्मेदाराना बयान समझती है वो नहीं दिया। तो अब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए, क्योंकि ये 18वीं तरमीम का जो प्रोसेस था इसके अंदर नून लीग ऑन बोर्ड थी 18वीं तरमीम की मंजूरी का, तो अब वो GHQ को खुश करने के लिए या ख़ुद को रेलिवेंट ज़ाहिर करने के लिए कि मैं भी वज़ीर दिफा हूँ, वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमें पता है कि रियाम खान साहिबा जो हैं उन्होंने NFC के मामले पर एक कर्टन रेजर या एक आप कह लें कि आवाम में शऊर फैलाने के लिए एक कर्टन रेजर उन्होंने किया था, और कहने वाले ये कहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये भी एलिजिडली इस्टेब्लिशमेंट का ही है कि ताकि ये बताया जा सके लोगों को कि ये NFC अवार्ड के नाम पर किस किस्म की लूट मार होती है और किस तरह से आप जो है इनको अकाउंटेबल नहीं कर सकते। बहरहाल सियासी वजूहात या सियासी पहलू जो भी हों, वो रियाम खान साहिबा ने जो किया था इसके ऊपर एक कर्टन रेजर, उसके अंदर जो हकायक बयान किए गए थे वो मारूजी तौर पर दुरुस्त लगते हैं और उन्होंने उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट भी किया था। अब हाशमी साहब, ये जो ख्वाजा आसिफ हैं ये अब किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा से खुश करने के लिए, राम करने के लिए ये 18वीं तरमीम के मुतल्लिक कह रहे हैं कि इसको ख़त्म किया जाए, और अल्टीमेटली ये आ जाएंगे, पीपल्स पार्टी भी इसके ऊपर आ जाएगी। पीपल्स पार्टी को यही खदशा है, वो बार बार जब कहते हैं कि हम 18वीं तरमीम को तब्दील नहीं होने देंगे, सूबों का शेयर कम नहीं होने देंगे, तो उनको ये खदशा होता है कि हमारे जो इतना बड़ा शेयर आता है इसके अंदर से एलिजिडली जो हमने आगे पीछे करना होता है वो पूरा शेयर कम हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली जब इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि हमने इसको बदलना है, तो इनकी मजाल ही नहीं है कि ये उसके ऊपर रजिस्ट कर सकें, क्योंकि 2 सूबों की गवर्नरशिप ये ले चुके हैं, फिर ये आसिफ अली जरदारी सदर बन गए हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर देखेंगे दूसरी मरतबा ये वक्त आ गया है कि आसिफ अली जरदारी सदर बन गए हैं, और ये वो आसिफ अली जरदारी हैं जिनको उस वक्त के, जब ये पहली मरतबा सदर बने तो उस वक्त के आर्मी चीफ और DG ISI ने सुप्रीम कोर्ट में जाके पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हलफनामे जमा कराए थे, एफिडेविट जमा कराए थे कि ये सिक्योरिटी रिस्क हैं। जब हुसैन हक्कानी की मदद से एक मेमो गेट जो है वो क्रिएट किया गया था, तो अब वही आसिफ अली जरदारी सदर भी बन चुके हैं, तो इसलिए पीपल्स पार्टी भी कोई रिस्क नहीं लेगी, कोई मजामत वगैरह उसने कोई नहीं करनी, लेकिन पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी कि इसके बदले कुछ और ले लिया जाए। यानी उनको पता है कि इस वक्त ड्राइविंग सीट पर तो इस्टेब्लिशमेंट है, सारे कार्ड्स तो वो खेल रहे हैं, तो उनकी कोशिश होगी कि चलें ठीक है, अगर 18वीं तरमीम रोल बैक होती है या इसका NFC से रिलेटेड हिस्सा जो है ये रोल बैक होता है, तो इसके बदले हम कुछ और ले लें। और यकीनन क्योंकि पंजाब का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसके बाद सिंध का हिस्सा है, फिर KP का हिस्सा है और फिर बलूचिस्तान का हिस्सा है,
तो इसमें पंजाब भी ये कोशिश करेगा, पंजाब से मुराद शरीफ ख़ानदान, कि वो भी कहें कि चलें ठीक है, इसको आप ख़त्म करते हैं या रोल बैक करते हैं, हम आपके साथ ताउन करेंगे, लेकिन ये बताएं कि हमें क्या मिलेगा। तो ये पीपल्स पार्टी तो हमेशा बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करती है ऐसे मौके को। तो ना तो 18वीं तरमीम जब की गई थी ये कोई असूली फ़ैसला था, 18वीं तरमीम को जब पीपल्स पार्टी किसी बारगेनिंग चिप को यूज़ करने के बाद रोल बैक करने पर आमादा हो जाएगी, ये भी कोई असूली फ़ैसला नहीं होगा। और ख्वाजा आसिफ कौन से कोई असूली सियासतदान है, दोनों मरतबा इलेक्शन आ रहे हैं, एक दफ़ा माँ से आ रहे हैं रियाना डार साहिबा से, एक दफ़ा उनके बेटे से आ रहे हैं उस्मान डार साहब से, और दोनों मरतबा इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ये जीते हैं। तो इसलिए ये ख्वाजा आसिफ का पैसों से लेना देना कुछ नहीं है। मैं इस पे ना एक एडिशन राय साहब ये भी कर दूं क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब अपोजिशन लीडर और फिर अचकज़ई साहब, बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक सवाल क्योंकि रह गया था, क्योंकि अब वो ये कह रहे हैं शफी जान के हम 8 फरवरी की कोई फाइनल कॉल नहीं, बल्कि हर दिन गुजरता दिन जो है मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। जब फाइनल कॉल आएगी तो हम देखेंगे, और हम बतौर जमात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कॉल हमारी नहीं है, 8 फरवरी की कॉल जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की है। हैविंग सेड दैट, मैं चाहूँगा इस पर भी आप कमेंट करेंगे। और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की जो तकरीर थी, उन्होंने 4 बहुत ही अहम बातें की हैं, और आने वाले दिनों में राय साहब ये 4 बातों के इर्द गिर्द ही अब सियासत हमारी घूमेगी इस पाकिस्तान की। नासिर साहब ये कहते हैं, अल्लामा राजा नासिर, कि वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं इमरान खान का बावफा साथी हूँ, मुझे सेनेटर भी उसी ने बनाया, कभी भी असूलों पर समझौता और आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा, पाकिस्तान की हिफाजत इसकी सलामती के लिए जो भी हो सका ज़रूर करूंगा। लोगों का सिस्टम से एतबार उठ चुका, जब भी कोई सिस्टम अवाम का एतमाद खो देता है तो उसकी सॉफ्ट और नेशनल पावर ख़त्म हो जाती है। ये ताकत गोलियों, टैंकों, जहाज़ों, तोपों से नहीं बनती। मौजूदा सियासी बहरान का एक ही हल है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। आज इमरान खान सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है, नेशन बिल्डिंग के लिए पॉपुलर लीडर बहुत ज़रूरी है। इमरान खान हमें कौम बना सकता है, इमरान खान पूरे पाकिस्तान को यकजा कर सकता है। क्या हम सर पर कुरान रखकर कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई किरदार नहीं? हर एक को अपने हल्फ पे जाना होगा। हमारा क्या झगड़ा, किसी को हक हासिल नहीं कि लोगों को उठाकर जेल में डाल दो। आपका काम मुल्क का दिफा है और वो आप काम करें। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं बहुत ताकतवर हूं, इसने वेनेजुएला के सदर को उठाया और कह रहा है कि मैं ईरान पर हमला करूंगा। और हो तुम कौन, कहां से आए हो? पाकिस्तान को इन मामलों पर बहस करने के लिए अपने हमसाय ममालिक का इजलास बुलाना चाहिए। हम पंजाब गए, रास्ते में हमारी गाड़ियों को तोड़ा गया। राय साहब, ये 4-5 चीज़ें जो आने वाले दिनों के अंदर इसी के इर्द गिर्द मुझे सियासत होती हुई जो है नज़र आ रही है। अब इसका ना, चूंकि ये सवाल जवाब हो रहे थे तो राना सनाउल्लाह ने भी एक जवाब दिया। वो कहते हैं जी कि 8 फरवरी को जो कुछ हुआ, क्या ये मुल्क में पहली बार हुआ? इससे पहले जनूबी पंजाब महाज पर लोगों को इकट्ठा करके चूहों को, डोले शाह के चूहों को इस्लामाबाद लाकर झंडे के पटके पहनाए गए, उसके बाद आरटीएस बैठा दिया गया। अच्छा, वो वैसे तस्लीम कर रहे हैं कि भाईजान 80वीं जड़ा है ना चुल्लू फेरे और पार्लिमान के फ्लोर पे खड़े होकर कह रहे हैं। अब तो मेरा ख्याल है कि वो शर्म रह नहीं गई, अब तो वो धड़ल्ले से कहते हैं कि हाँ कीता है, जाओ जो कुछ तुसी करना है कर लो। देखिए हाशमी साहब, 8 फरवरी के हवाले से जो ये कहा गया कि ये पीटीआई की कॉल नहीं है, और उसके बाद एक जो मोमेंटम बिल्ड किया जा रहा है, इसके मुतल्लिक 2-3 बड़ी दिलचस्प स्टोरीज हमारे पास हैं, लेकिन मैं टाइम देख रहा हूँ प्रोग्राम का गालिबन 25 मिनट से ऊपर हो गया, तो उसको अगले प्रोग्राम में शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, ये हमारी आज की निशिस्त थी। अपने कमेंट जरूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने